माल उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा बीमारी होती है और कभी बिल्कुल हेल्दी सीजन होता है। तो इन तमाम हालात में हम अपनी वर्किंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम वो कौन से ऐसे इक़दाम करें कि हालात की खराबी हमारे काम के ऊपर असरअंदाज ना हो, हमारा जो काम है वो हालात के ताबे ना हो, बल्कि हमारा काम हमारी मेहनत और हमारे काम के ताबे ही हो। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब से कि आप तशरीफ़ लें और एक पुअर मार्केट सिचुएशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपने ख्याल रखें साहब। करें ये ऑन कर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब अहबाब। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता की। हम दोबारा जो है वो इकट्ठे हुए, एक दूसरे को देखने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला। तो कुछ लोग तो इधर तक कहते हैं कि असल ईद ये नहीं है कि जो हम मनाते हैं ना, एक दूसरे को मिल लेना, एक दूसरे से मुलाकात कर लेना, ये भी ईद है ना। प्यारों, आपने जो आपके डियरेस्ट वंस होते हैं उनसे मिलना मिलाना, उनसे बातचीत करना भी जो है वो ईद है ना। तो अभी जैसे तारुफ हो रहा था तो बस हर मौके पे शायर ने कुछ ना कुछ कहा है ना, पाकिस्तानी शायर है तो वो कोई मौका छोड़ता नहीं है ना, ठीक है। तो वो शायर ने कहा है कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, आप अपना तारुफ हवा बहार की है, ठीक है। तो जो बहार की हवा होती है उसे किस तारुफ की ज़रूरत है, आप DMG के लोग हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो आपका अपना एक तारुफ है, ठीक है जी। तो सब दोस्तों ने नाश्ता वाश्ता किया हुआ है और जो है अच्छा चले हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने टेक्निकल ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया था नवंबर के अंदर, तो उसके बाद से हमें इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि हम टेक्निकली तो चीज़ों को ऑफ एंड ऑन हमारे टेक्निकल लोग जो हैं वो टेकअप करते रहते हैं, लेकिन सेल्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर या सेलिंग टैक्टिक्स के ऊपर कोई बात नहीं होती ना, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर कोई बात नहीं होती। तो फिर हमने प्योरली स्पेशली ये जो सेशन है इसको अरेंज किया है। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप ये मत सोचें कि मैं पीछे बैठा हूँ या मतलब जो है ये बस कंपनी की मीटिंग है, आई शुड बिहेव कैजुअली, कोई मसला नहीं, खैर ये है ना कंपनियाँ बुलाती रहती हैं, इस तरह नहीं करना आपने। अगर आप इंटरएक्टिव नहीं होंगे या आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं होगा तो आई विल जस्ट थ्रो दी प्रेजेंटेशन एंड सिट देयर, ठीक है। आई विल हैव अ नाइस कप ऑफ टी, ठीक है ना, और बात ख़त्म, ठीक है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो 2 दिन हैं इसमें, और ये भी मैं आपको बताऊं कि मार्केट में ऐसी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो सेलिंग टैक्टिक्स के ऊपर बातचीत करती हैं बाकायदा। कोई भी नहीं करता बात, उन्हें कंसर्न नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ये गाड़ी की चाबी है, ये तनख्वाह है, ये आपका टारगेट है, 3 महीने बाद बात होगी, जाएं, शाबाश, ठीक है। तो ये जो हमारा पर्पज़ है इधर इकट्ठे होने का, ये मैं थोड़ा सी इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि ये अहम बात है कि हमारा विजन ही है ना कि हमारे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स, उनका आने वाला कल आज से बेहतर हो, उसके लिए ये सारा मेला सजाया हुआ है ना। आप माशाल्लाह, अच्छा ये भी मैं थोड़ा अर्ज़ कर दूं यार, ये हम शुरू में नहीं बता सके, अपने मोबाइल काइंडली आप अगर साइलेंट मोड पे लगा लें, वाइब्रेशन पे भी ना लगाएं। और दूसरा जो अगर किसी को कॉल आती है तो ब्रेक टाइम्स होंगे उसमें वो कॉल लें, इधर से छोड़ के ना कोई बंदा जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी मेहनत से तैयार की हुई हैं और हमें यहाँ पे आपसे इस पे बात करनी होती है ना। तो हम बातचीत शुरू करते हैं कि जी बैड मार्केट सिचुएशंस के अंदर कैसे काम करते हैं ना।
लेकिन उससे पहले ना हमें थोड़ा सा ये जानना है कि मार्केट हमारे जो उस पर हमारा इख्तियार कितना है, मार्केट जो है उसके ऊपर हमारा इख्तियार कितना सारा है। तो जो मार्केटिंग के गुरुज हैं वो कहते हैं कि मार्केट 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है ना, उसको 4 चीज़ें असरअंदाज होती हैं उसके ऊपर, मार्केट के ऊपर 4 चीज़ें असरअंदाज होती हैं, 4 अहम एलिमेंट्स हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो गवर्नमेंट है। इस पे बात करने की ज़रूरत है वैसे हमें, जितना हम सुनते हैं आजकल या पिछले कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट का अपना इन्फ्लुएंस होता है मार्केट को अपसेट करने में, मार्केट को ठीक करने में। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं करती। तो मार्केट को कंट्रोल करने वाला एक एलिमेंट क्या है जी? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट मेरे ही आपके इख्तियार में है तो हमें वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ गई है, क्या उस पर मेरा आपका कोई इख्तियार है कि अगर जंग छिड़ गई है तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है या तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, तो वी कैन डू नथिंग, ठीक है। तो ये फैक्टर भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। और इसके अलावा स्पेकुलेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। स्पेकुलेशंस हम कहते हैं कि जो ख्याल आ रही है किसी भी चीज़ के बारे में, अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर रूस और यूक्रेन की जंग जो है अप्रैल तक ख़त्म ना हुई तो दुनिया इस नहज पर पहुंच जाएगी, क्या असराइयाँ, ठीक है। या इसी तरीके से हम एक्सपेक्टेशंस के आजकल माल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है जी, ठीक है, तो रमज़ान के बाद जो है ना ईद पे जो रेट लगना वो नहीं लगेगा, ये एक लोगों की तवक्को होती है, क्या असराई होती है। अब ये सुनी सुनाई बातें भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज होती है मार्केट के ऊपर। और सबसे अहम फैक्टर जो है वो है सप्लाई एंड डिमांड। ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो किसी हद तक वो भी उन लोगों के हाथ में है कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। आमतौर पे आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम है, इन 3 चीज़ों पे कोई बंदा बात नहीं करता। वजह कि ये किसी के इख्तियार में तो ये भी नहीं है, खैर, लेकिन ये बिल्कुल ही इख्तियार में नहीं है, ठीक है जी। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं मार्केट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, एक इससे आगे जाने से पहले एक बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है। वो कहानी ये है कि एक बादशाह था, जंगें लड़ा करता था। पुराने दौर में जंगें लड़ना फैशन था, ठीक है। ये हाँ, कोई भी उसका नाम है, कुछ लोग कुछ नाम देते हैं, कोई कुछ देते हैं ना। तो जंगें लड़ना एक फैशन था, हिस्ट्री भरी हुई है जंगों से, इंसानी तारीख जो है वो जंगों से भरी हुई है। तो एक बादशाह था, वो जंगें लड़ने का शौकीन था, दूसरों के जो है वो इलाके फ़तह करता था, अपनी सल्तनत में इजाफ़ा करता था। तो एक दफ़ा वो शिकस्त खुर्दा हो गया, उसको जंग के अंदर शिकस्त हो गई और वो जो है वो मैदान जंग से फ़रार होने पर मजबूर हो गया। जब वो मैदान जंग से मफरूर हुआ तो उसने एक गार में पनाह ली और गार के अंदर वो मायूसी के आलम में बैठा था कि देखो मैं कितना बड़ा बादशाह था और मैं कितनी मेरी सल्तनत थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऑन ग्राउंड हूँ, तो मेरे साथ क्या हुआ। ये हमने सब ने स्टोरी सुनी हुई है। तो उसे देखा कि एक मकड़ी है, वो जनाब बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिरती है, फिर कोशिश शुरू कर देती है। तो उसने उससे ये लेसन लिया कि अगर यार ये इतना हकीर सा कीड़ा है मकड़ी, ये हिम्मत नहीं हारता। यार यहाँ पानी इस साइड पे दे दें प्लीज़, और इस साइड पे भी। अच्छा, पानी पहले दे दें भाई। तो उसने इससे ये लेसन लिया कि अगर ये एक कीड़ा होके हिम्मत नहीं हारा तो मैं इंसान होके हिम्मत क्यों हारता हूँ। लेकिन इंसान जो है, ख़ुसूसी तौर पर जो हम सेल्स के लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। हमें हमारे घर वाले ही कहना शुरू कर देते हैं कि क्या काम कर रहे हो यार, ये सेल काम है कोई, ठीक है। तो सेल्स के बारे में कहा जाता है इस बिजनेस ऑफ नो। अगर आपको नहीं सुनने की आदत नहीं है तो आप सेल्स में नहीं आए। सेल्स जो है वो नहीं का काम है, ठीक है। जो नहीं सुनने की आदत डाल लेगा और उसके ऊपर अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना लेगा, वो इसमें आ सकता है। तो कहने का मकसद इस स्टोरी से ये है कि उसने दोबारा से वो
किंग जो था मोटिवेट हुआ, उसने दोबारा जाके हिम्मत पकड़ी, अपनी फ़ौज बनाई और इलाका फतह कर लिया। अच्छा, आप में से किस किस ने सैलाब देखा है? सैलाब जब आता है, मैंने भी देखा है। तो क्या कैफियत होती है जी उसके, उस पानी के करीब खड़े होते हुए खौफ आता है कि नहीं आता? कि ये नहीं लगता कि भाई ये हर चीज़ बहा के ले जाएगा? सैलाब किस किस ने देखा है? दोबारा ज़रा बताइएगा, मैं ज़रा कुछ और चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, गुड, दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग। तो फॉर एग्जांपल अगर सैलाब आ जाए और आप दरिया के किनारे भी नहीं रहते और सैलाब आ जाए तो क्या करेंगे जी? उसामा, अब्दुल्ला जाहिद, सैलाब आ जाए तो क्या करेंगे? अपनी मदद करेंगे, वहाँ से किसी सेफ रास्ते पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमजा साहब क्या क्या करेंगे सैलाब आ जाए तो? पहले अगर आ जाइए उससे पहले नहीं, सैलाब आ गया फिर अल्लाह की सुपुर्द जनाब, जिधर ले जाए पानी उधर। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर सैलाब आ जाए तो एक तो ये कि आप राज़ी बरज़ा हों कि जो अल्लाह की मर्ज़ी है यार, बस ठीक है, इतने जानवर भी तो चले गए, इतना नुकसान होगा तो मैं भी चला जाऊँगा, ठीक है, आई थी ऐसे लिखी थी, अच्छी बात है, तकदीर के ऊपर जो है वो ईमान को लाना करना। लेकिन आप कम अज़ कम कोशिश ज़रूर करेंगे, और वो कोशिश चाहे एक पतीले के अंदर बैठ के अपनी जान ही क्यों ना बचानी पड़े। कश्ती नहीं है ये, कोई कश्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई सबब कर लिया। तो क्या ख्याल है, इनकी जान बच गई होगी या कम डैमेज हुआ होगा? अच्छा, अब इसी बात को हम अपने ऊपर लेते हैं। मार्केट के अंदर हालात ख़राब हैं, सैलाब आ गया और हमारे पास कश्ती नहीं है, तो हम कश्ती के इंतज़ार में अपने आप को इन लहरों के सुपुर्द तो करना मुनासिब समझते हैं, लेकिन हम कोई इस तरह का पतीला ढूंढना या कोई अल्टरनेट काम करने की तरफ हमारा ज़हन बिल्कुल नहीं जाता। सुफियान जी, जी प्लीज़। कश्ती में सर ये गरीब आदमी रहता था। अच्छा जी। तो हर किसी को ना अपनी अपनी पड़ी होती है, इसे पूछता ही कोई नहीं था ना। वो एक दफ़ा सैलाब आ गया, उसके बाद एक हुक्का था, उसने उठाया, जाके पहाड़ के टीले में बैठ गया, कहता अब सारे जने लगे रहो, अपना यही था, अपना सारा कष्ट कुछ हो गया। हम सब ने यही करना तो लेकिन देखिए बात पता क्या है, ये सिर्फ सेल्स के ऊपर ये बात नहीं है ना, ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे मौक़े आ जाते हैं। आपकी निजी ज़िंदगी है, फैमिली मैटर्स हैं, उसमें भी कई ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन वी हैव टू मैनेज। तो अगर इंसान को अल्लाह ने ये फितरत वदीयत की है कि वो अपनी जान बचाने के लिए शेख साहब किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो अपनी जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है उसके लिए भी कुछ कर सकता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अल्लाह ना करे आप में से कोई आग में घिरा हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप कमरे में हो, आग लग गई हो? ऐसा हुआ है किसी के साथ? एनीबॉडी? यस। सदाम साहब जो हैं ये बड़ा मशहूर ज़माना इनका वाक़या, वो खतरों के खिलाड़ी है। तो इनके होटल में आग लग गई ना, जिस कमरे में ठहरे हुए थे, इनकी तजल्ली इतनी थी वो बर्दाश्त नहीं हुई और वहाँ पे आग लग गई। इट वॉज अ जोक। तो अगर आग लग जाए खुदा न खास्ता, और अभी आप अपने रूम्स में ठहरे होंगे, उन्होंने एक ना दरवाजे के पीछे एक एग्जिट प्लान लगाया हुआ है, ठीक है, कि जी इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है, और वो कहते हैं लिफ्ट का यूज़ ना करें, सीढ़ियों से इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, और आप सेफली बाहर निकल जाएंगे इधर तक ये। और फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे जाते हैं, जो आग बुझाने के आलात हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, उनकी रिफिलिंग की जाती है। अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए और ये सारी चीज़ें भी फेल हो जाएं और आप इस आग में घिर जाएं, इस कमरे की एग्जांपल लेते हैं, इसी हॉल की, तो इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। नंबर एक तो ये है कि बस ठीक है आग लग गई है, दर्दनाक मौत जो है वो मुक़द्दर में लिखी थी, तो बस अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारेंगे। उस हाथ पैर मारने में आप हो सकता है खिड़की को तोड़ें,
ठीक है, दरवाज़ा तोड़ें, कुछ ना कुछ करेंगे, और उसमें आप क्या हो सकता है, चांसेस क्या, आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं, ठीक है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं। लेकिन जान का बच जाना जो है वो ज़ख्मी होने की निस्बत बेहतर है। तो इसी तरीके से जब सिचुएशन बैड होती है शादिल भाई, मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, और उसमें मैं जो पहली स्लाइड दिखाई उसमें मैं बता चुका हूं कि वो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते जिनके ऊपर हम सोच के और परेशान हुए जाते हैं ना। तो आग लग जाए तो उससे निकलने के लिए हम रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर मार्केट के अंदर हम मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं, ठीक है, हमारी सेल्स नहीं हो रही, कस्टमर टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, हमारे स्टॉक नहीं निकल रहा, रिकवरी नहीं आ रही, तो फिर हमारी फिर डायरेक्शन जो होती है वो पीछे कंपनी की तरफ होती है। हम सिर्फ उनको बताते हैं कि सर फ़ोन ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, चूज़ा नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, और आप कह रहे हैं सेल्स करें। तो जो हमें आपसे रिक्वायर्ड है वो ये है कि हर सिचुएशन के अंदर रास्ता हमें निकालना है, ठीक है। इन सारी स्टोरीज का जो पर्पस था वो ये था। अच्छा, क्या आप फिर एक और क्वेश्चन आपसे ही है, क्या यार हालात वाकई मुश्किल होते हैं लाइफ के अंदर? अगर बात की जाए तो हालात वाकई मुश्किल होते हैं? सर हालात, जैसे मैं पहले बात की ना कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, मुश्किल वक्त भी ज़िंदगी में आता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो भी इवेंट आता है ना, कोई भी इवेंट अकर हुआ है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने खुद से उसको मीनिंग क्या दिया है। जो हम उसको मीनिंग दे लेते हैं ना, फिर वही हमें जो है वो चलाता है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अहम ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, अहम ये है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। अहम ये नहीं है कि आपके साथ ज्यादती हो गई है, अब आपने इसको हैंडल कैसे किया वो अगली स्लाइड्स में हम बताएंगे। तो हमारा मानना ये कि नहीं यार, जो लोग हिम्मत रखते हैं ना, करेजियस पीपल हैं, मर्दाने हिम्मत, मर्दान कहते हैं, मर्दों की जमा है मर्दान, वो लोग जो हिम्मत रखते हैं उनके लिए हालात मुश्किल नहीं होते, ठीक है, वो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है। अच्छा, मुझे कोई बंदा ये बता सकता है कि ये जो पिक्चर है इसका क्या मीनिंग है? एनिमल हाथ खड़ा करे, और कोई जी आप बताएं। इसका मतलब ये है कि जब एक वक्त था कि आग जलाने के लिए माचिस वगैरह नहीं, तब भी इंसान ने अपने से सोच। इंसानी तारीख में अगर कोई मुझे ये पूछे कि सबसे अहम वाक़या क्या है, इंसानी तारीख की बात कर रहा हूँ, इंसान नया नहीं है, बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना है। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इंसान की तारीख में आज तक का सबसे अहम आंसर कौन सा है, सबसे अहम दरियाफ्त कौन सी है, तो मैं कहूँगा आग की दरियाफ्त। आग की जो आग जलाना जब इंसान ने सीखा, दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मूव इन ह्यूमन हिस्ट्री। आग से पहले, अच्छा उसकी क्या रीज़न है, मैं ये क्यों कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आग से पहले इंसान जो था, चूँकि वो गारों में रहा करता था, बाकायदा डोमेस्टिकेटेड हाउसेस तो नहीं थे, तो गारों में रहता था, वेदर के एक्सट्रीम्स बर्दाश्त करता था, शिकार करके कच्चा गोश्त खाता था, और फिर हर वक्त जंगली दरिंदों का खौफ था कि वो उसे चीर फाड़ खाएंगे। तो जब आग दरियाफ्त हुई तो एक तो उसने अपने आप को कोल्ड वेदर से महफूज किया, फिर वो खाने को कुक करके इस्तेमाल करने लगा। अगर आपको खुदा न खास्ता कच्चा गोश्त खाना पड़े तो हमारे जो स्टमक्स हैं वो इतने वो नहीं है कि वो कच्चे गोश्त को हजम कर सके। नंबर 2, जो उसके अंदर माइक्रोबियल लोड है वो मौजूद होगा। तो कुकिंग करने से क्या होता है कि जो खाने की जो डाइजेस्टिबिलिटी है या उसकी पैलेटेबिलिटी है वो बढ़ जाती। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा था वो ये था कि जंगली दरिंदों से जब वो आग जला के रख देता था इंसान, तो वो पास नहीं फटकते थे। तो ज़रा सोचिए कि जब आग नहीं दरियाफ्त हुई होगी तो उस वक्त का इंसान कैसे ये सारी चीज़ों को करता होगा। तो आग की दरियाफ्त जो है, डिस्कवरी ऑफ फायर, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी है मेरे नज़दीक। हो सकता है कोई हिस्टोरियन जो है वो उससे भी बेहतर कोई चीज़ बता दे, लेकिन मेरे नज़दीक आग की दरियाफ्त। अच्छा, अब आप ये एक लम्हे के लिए सोचें
कि आग फॉर एग्जांपल 15 लाख साल पहले दरियाफ्त हुई थी, ठीक है। 15 लाख साल पहले जो इंसान था उसने कभी सोचा होगा कि 15 लाख साल बाद शाज़िल हमीद साहब, डॉक्टर काशिफ साहब एक साथ एक कुर्सी पे बैठे होंगे, आदिल साहब कैमरे से फ़ोटो खींच रहे होंगे और डॉक्टर सलमान लेक्चर दे रहा होगा? नोबडी, कभी इमेजिन। अच्छा, अब आप ज़रा 15 लाख साल बाद का सोचें, आप इमेजिन कर सकते हैं 15 लाख साल बाद क्या होगा, कौन लोग होंगे? नो। इसका मतलब ये है कि जो मौजूद लम्हा है भाई, उसमें हमें जिंदा रहना और मसले का हल निकालना है। आग की जो दरियाफ्त थी, बेसिकली जब इंसान को ये सारे चैलेंजेस थे तो उसने ये इन चैलेंजेस को निमटने के लिए आग को डिस्कवर किया था, इत्तफाकन या कह लें कि दानिस्ता तौर पे ये उसके प्रॉब्लम्स थे। और अगर आग दरियाफ्त ना होती तो ह्यूमन हिस्ट्री में भी इतनी आगे ना आई होती। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त का इंसान जो था, जो कम मेंटल कैपेबिलिटी का हामिल था, उसने अपनी सर्वाइवल के लिए एक सिंपल टूल इजाद कर लिया। तो हम इतने पढ़े लिखे माशाल्लाह खूबसूरत अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बख्तियार भाई, तो हम अपने मसाइल के लिए हम नहीं आग दरियाफ्त कर सकते हैं ना, तो हम भी आग दरियाफ्त कर सकते हैं। मेरे साथ है यार, मैं बोरिंग बातें तो नहीं कर रहा, हिस्ट्री की तरफ चला गया। अच्छा चलें, वेरी गुड। अच्छा, आपको ये पता है कि खामियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने अंदर मुझे ये नहीं सोचना कि यार मैं गंजा हो रहा हूँ, ये मेरे अंदर खामी है, ये मुझे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि वो खामियों को तलाश करना शुरू कर देते हैं, कमियां जो हैं। यार आप जो हैं वो आपको है ना, हाँ, बस ठीक ही है, ये किसने कहा है? अपनी नहीं करते, दूसरों की ज़्यादा करते। यस, नहीं, बाज़ औक़ात देखें, हम चूंकि इंसान है ना, हम माहौल से मुतासिर होते हैं। आप किसी ऐसे डिप्रेस बंदे से उठ के आए हैं जी, जो बैठा हो और जनाब वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, तो आप यार उसमें मैं एक वाक़या ऐड करना चाहूँगा। ना 2013 में ना फेसबुक पे सोशल मीडिया मैं भी शेयर जी 2013 में मेरे एक फार्मर कोई सोशल मीडिया पेज था, उस पर रेड पड़ने की अमल में उसने रिएक्शन दिया हुआ था, और उसका रिएक्शन ये था कि लुट के मर गए, ना बर्बाद हो गए। फीड का बैग जो 60 रुपये 2013 में पड़ा। 2013 की बात है। 2013 की बात। तो मैंने ना वो स्क्रीनशॉट लेके ना मैंने उस फार्मर को सेंड किया, और उसने आगे ना स्माइली पास की, मतलब हंसा। मैंने ये कमेंट किया था तब, तो आज भी फार्मिंग कर रहा हूँ और उससे ज़्यादा अच्छी फार्मिंग कर रहा हूँ। यस, इट मीन्स के 8 साल बाद भी तो वो सर्वाइव का, 2013 और 7 और 9 साल के बाद भी तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन होती है उसको दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग मुस्लिम हमारा ये इत्तेकाद है कि खामियां जो है ना, इसके वसवसे इंसान के दिल में शैतान डालता है। वो आपके दिल में ऐसे वसवसे पैदा करेगा कि यार, जैसे कि अक्सर औक़ात हम थक के सोए हैं रात को, ठीक है, और सुबह फजर की अजान हो तो वो आपको थपकी देता है। हदीस के अंदर भी है, वो आपको जो है ना वो नहीं उठने देता, तो वसवसे डाल, यार अच्छा अभी थोड़ी देर और सो लो यार, ठीक है, शैतान वसवसे डालता है। अच्छा, इसको भी। और जब इंसान शेख साहब अपनी खामियों के बारे में सोचने लग जाए ना, फिर उसको अपने अंदर कोई खूबी नहीं नज़र आती। जो मर्जी कर लें, वो कहेगा यार बस मैं जो हूँ ना वो मैं बोल नहीं सकता, जाऊँ ना उधर, मुझे टाइम नहीं देते, ठीक है। तो वो जो उसके अंदर रही सही खूबी होती है वो भी जाती रहती है। जो कुछ वो कर सकता है वो भी वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मायूसी का शिकार होने लग जाता है। मायूसी ठीक चीज़ नहीं है। सूरह नास है ना, हाफ़िज़ साहब आप ज़रा पढ़ें इसको, हाफ़िज़ वहाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। जज़ाकल्लाह। अब इसका तर्जुमा देखते हैं। ये आयत नंबर जो है 5, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ये शैतान का जिक्र हो रहा है ना, ठीक है। आप अर्ज़ कीजिए कि मैं सब इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, जो सब लोगों का बादशाह है, जो सारी नस्ल इंसानी का माबूद है,
वसवसा अंदाज शैतान के शर से जो अल्लाह के ज़िक्र के असर से पीछे हटकर छुप जाने वाला है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो वसवसा अंदाज़े शैतान यानी जन्नात में से हो या इंसानों में से। तो वसवसे तो भाई आते हैं, ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, कुरान के अंदर भी आया। अच्छा, क्या क्या वसवसे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं ना, ये कंपनी ने देखो मुझे क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं यार, ये चलने वाली प्रोडक्ट्स ही नहीं है, मेरे पास रेंज ही नहीं पूरी। अगर ऐसा हो ना कि जो प्रोडक्ट जो है ना जी वो इकरामुल्लाह कर रहा है ना, वो मुझे मिल जाए ना, तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। पहला वसवसा ये होता है हमारे दिल के अंदर। किस किस के दिल में ये वसवसा आया? जब मैं भी काम करता तो मेरे दिल में भी ये आता था, ठीक है। पहली बात ये होती है कि मेरे पास रेंज नहीं है। सबके दिल में आता है ना, मेरे पास रेंज नहीं है। अच्छा, हाँ सीनाटीएस वाले कहते हैं काश फास्फामाइसिन हमारे पास हो। हाँ जी, कहते हैं काश सीनाटीएस हमारे पास। अब ये देखिए, अच्छा इससे क्या होता है, हम जो चीज़ हमारे पास है ना, हम उसको भी फोकस नहीं कर पाते, हम उससे भी हट जाते हैं। मेरे पास रेंज नहीं है यार, अगर कंपनी गाड़ी दे दे ना, फिर देखो क्या होता है। और जिसके पास गाड़ी है वो कहता है इसमें एसी लगा हो ना, फिर जिसमें एसी लगा हो कि यार इसके अगर जो है ना जी वो ज़रा हेडलाइटें ऐसे होना, पावर हो। अच्छा, फिर उससे यानी हम आप चाहते हैं कि आपको पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी मिले। अच्छा चले, सही है। गाड़ी होती ना जी तो क्या ही बात थी, फिर ना मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ठीक है, ये ख्याल आता है। फिर और क्या, सदाम साहब ये आपको देख के उन्होंने जुगत मारी है, आप बिजी हैं। शादी का दिल सबकी करता मांगता है। हाँ सही बात है। नहीं अभी इधर बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनकी पहली भी नहीं हुई, तो घबराने की बात नहीं है, परेशान नहीं होना आपने, है। अच्छा जी, फिर क्या ख्याल आता है जी, एरिया में चूजा बिल्कुल नहीं है, बीमारियां है ही नहीं, हेल्दी सीजन है यार। मैं अल्लाह की कसम, मैं सॉरी अल्लाह की कसम मुझे इसलिए उठाना पड़ी कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितनी मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में गुजारी है, मैंने कोई हेल्दी सीजन नहीं देखा। आपने किसी ने देखा है तो वो मौजूद हो सकता है, मैंने नहीं देखा। व्हाट डज इट मीन बाय हेल्दी सीजन? क्या वो कख नहीं इस्तेमाल कराता? क्या वैक्सीन भी नहीं कराता यार? कोई हिफाजती कोर्स भी नहीं कराता? बीमारी नहीं है जी। बीमारी हम किसे समझते हैं, जो दो फार्मर जो है ना जी, जब उसकी मोर्टेलिटी 600 पे पहुंचे ना, फिर बीमारी है, उससे पहले कोई बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है। वायरल में भी सिर्फ एंडी को डिजीज समझाता है, बोरो शंबोरो को कोई कख नहीं समझते, ठीक है। अच्छा, फिर एक ख्याल आता है यार प्रोडक्ट्स बड़ी महंगी हैं, कंपनी ने रेट्स बहुत बढ़ा दिए हैं, और इस वजह से हम ठीक ठाक, अच्छा होता क्या, हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर यार जिधर जाता हूँ वो कहते हैं प्रोडक्ट्स महंगी हैं, प्रोडक्ट्स महंगी हैं, ठीक है, ये ख्याल आता है ज़हन में। और ये सबसे ज़्यादा आने वाला ख्याल ये है जी जी। अच्छा, मेरे बॉस सख्त है, खींचते बहुत है ना यार। जिस वक्त वेखे उन्होंने काम ही कोई नहीं, हर टाइम मेरे ते नजर ला के बैठा। जिस क्यों जी, ऐसा हुआ किसी किसी के साथ? इमरान साहब आपने 6ठी दफा यस सर कहा है। तो मेरे बॉस बहुत सख्त हैं, खींचते बहुत हैं, ठीक है, ये वसवसा आता है। मेरे घर वाली मेरी इज्जत नहीं करते, बाहर मेरी गल कितना सुननी। ठीक है, बाहर मेरी गल कौन मानेगा सर? मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरी बात कोई नहीं सुनता, ठीक है। फिर वही बात कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होती ना तो क्या ही बात थी, इतनी सेल करता ना C12, या इतनी ज़्यादा जनाब मैं फोसोमैक्स भेज देनी थी ना, हैं अन्नी पा देनी सी, ठीक है। तो ये सारे वसवसे हमें आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, और भी इसके अलावा बहुत, ये कॉमन है। अगर मैं आपको अपनी जगह पे मतलब अपने आप को आपकी जगह पे रखूं तो मेरे ज़हन में ये ख्यालात आते हैं, ठीक है, कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है।
फिर वही बात कि अपने काम में मसाइल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक सिचुएशन पे खड़े हैं जनाब, और आप अभी परेशान है कि जाना किस तरफ है, ठीक है। आगे चलते हैं ज़रा क्विकली ना। अल्लाह ताला का जो इरशाद है कि अल्लाह ताला किसी भी नफ्स पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। आपको ये बात माननी चाहिए कि यार हमारे ऊपर जो बोझ या बर्डन है ना, वो हमारी उतनी इस्तिताद है, हमें अल्लाह ने उतनी हिम्मत ताकत दी हुई है। ये नहीं हो सकता कि यार मतलब जो है मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो और मेरे अंदर वो इस्तिताद ना हो। कुरानी फैसला है, कोई मेरी या किसी इंसान की कोई बात नहीं है कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे के ऊपर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। क्या बातें आ रही होती हैं, मैं नहीं कर सकता यार, मेरे नाल कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई गल नहीं सुनता, मैं इस तरह मैं उस तरह, नफ्सियाती मसाइल काफ़ी आ रहे होते हैं। लेकिन ये जानना चाहिए कि किसी भी नफ्स के ऊपर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता, ठीक है। चलें, वो अभी हमने इंटरनेट से ली है, ये अगर कोई हफाज इसको, मैं मादरत खाऊं, मैं इसको किसी से ऑर्डर नहीं करवा सका, युकल्लिफुल्लाह है। चलें, इसको करेक्ट कर देंगे अभी हम, ठीक है। अच्छा, फिर कुरान का एक और भी फैसला है, और वो फैसला ये है कि हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानवरों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनुदी की बिशारत सुना दो। अब देखें, खौफ, अगर किसी चीज़ का खौफ है तो ये आजमाइश है। भूख, ठीक है, माल की कमी है, या माल, जानवरों, मेवों के नुकसान से ये बता दिया गया है कि इन चीज़ों का नुकसान आएगा आपको। तो आप जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि यार जो है ना जी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी। जो लोग कहते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है, उनके लिए ये आयत जो है बहुत आई ओपनिंग किस्म की चीज़ है। इस एक आयत से हम बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं कि ये फैसला है कि हमें आजमाया जाएगा। किसी के अंदर खौफ, ठीक है, डर होता है ना किसी भी चीज़ का। अच्छा, हाँ, तो कामयाबी का राज क्या है जी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए एक कहानी आपको सुनाते हैं बाबा सुकरात की। सुकरात के बारे में कौन कौन जानता है? यूनान का एक फिलॉसफी था, ठीक है, नहीं ये सोक्रेट्स है, वो प्लेटो और था, ठीक है, वो अफलातून था। ये सुकरात जो था ये भी एक यूनान का एक, आपको नींद आ रही है, अगर ये आपने स्टोरी ना सुनी तो आपको कामयाबी का जो गुर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नाश्ता किया हुआ है ना ज़रा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि गनूदगी आती है ना खाने के बाद। तो सुकरात जो था ये यूनान का एक फ़लसफ़ी था, और इसको सियाने की हैसियत दी जाती थी। जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं ना सियाने लोग होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग, तो ये सियाना बंदा था। तो इसके पास एक बंदा आया, एक लड़का, उसामा तुम जैसा खूबसूरत लड़का, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, मंगनी की बातें चल रही थी, घर वाले रिश्ते देख रहे थे अभी रिश्ता भी नहीं हुआ था, 2-3 जगहों पे बातचीत चली हुई थी। तो बाबा सुकरात के पास आया और उसने कहा, डॉक्टर साहब कि व्हाट इज़ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मुझे बताइए कि कामयाब होने का राज क्या है, कामयाबी का राज क्या है, ये उसने क्वेश्चन पूछा। तो बाबा सुकरात ने उससे कहा, चलो ठीक है, तुम ऐसे करो, मेरे साथ आओ और हम ज़रा दरिया की सैर को चलते हैं, मैं तुम्हें उधर चल के बताता हूँ। वो उसको ले गए जनाब साथ उधर, और जो जहाँ पर ज़रा पानी कम था वहाँ से होते होते उसको कहा तुम साथ साथ आओ, मेरे आगे ले गए, और वहाँ जाके ना यकदम ना उसे गर्दन से पकड़ के ना जी, आप सोचने की बात है, या तो बाबा पागल सी या वो पागल जरा सवाल पूछने चला गया यार ठीक है। तो उसने गोता दे दिया, और थोड़ी देर ना उसने, आप में से किसी ने गोता अगर खाया हो तो पता है पानी के अंदर मतलब बंदा मर जाता है,
विद इन 9 सेकेंड्स, मतलब विद इन 30 40 50 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं बंदे को मारने के लिए। तो उससे थोड़ा सा, तो इतनी देर में वो चूँकि यंग था, वो कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़े, तो थोड़ी देर बाद ना बाबा जी ने ना उसको ऊपर निकाल लिया। तो उन्होंने कहा, बाबा जी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सक्सेस क्या है और आप मुझे जनाब। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर रखा हुआ था ऐसे, उस वक्त तुम्हारे ज़हन में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? उसने कहा, मेरी ये ख्वाहिश थी मैं किसी तरह बच जाऊँ, और उसके लिए मैं जो है वो ज़ोर लगा रहा था। उसने कहा कि हाँ, जब तक तुम्हारे हर मामले के अंदर ख्वाहिश की शिद्दत वही वाली नहीं होगी जब तुम पानी के अंदर थे, तुम कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही वाली बात है कि हम जिंदा रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार बस होता आ गया, चलो कोई नहीं, हम कोशिश करने को छोड़ देते हैं। ठीक है, खूबियां तलाश करें जनाब, ये सीखें अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर। ठीक है, अपने अंदर खूबी तलाश करें। सबसे पहले तो अपने अंदर खूबी तलाश करें कि यार देखो अल्लाह ने मुझे सेहत दी है जी, मुझे जवानी अता की है, मुझे जो है ना जी वो 3 वक्त का खाना इज़्ज़त से मिलता है, मेरे पास नौकरी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी गाड़ी, शुरू करें ना जी, मेरी एजुकेशन, मेरा मुआशरे के अंदर मकाम। तो कितनी खूबियाँ बन सकती हैं। ठीक है, अच्छा अपने इर्द गिर्द, अब फिर सम टाइम हम ऐसे हैं ना जैसे होटल में ठहरे हुए हैं, अब ये कोई कंपनी ऑपरेटेड होटल तो नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ ठहरते हुए तकलीफ भी हुई हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई हो रात को, कि बेड ठीक नहीं था, पानी नहीं था, ये नहीं था, होगा कुछ। ठीक है, तो बजाय उस पर फोकस करने के हमें ये देखना चाहिए यार देखो इन्होंने बुलाया इधर, बाकी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, इधर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, इधर जनाब इन्होंने पानी रखा हुआ है और जनाब ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाय का बंदोबस्त है, रूफ टॉप पे नाश्ता किया है, कितनी चीज़ें मिल सकती हैं हाफ साहब। ठीक है, जहाँ काम करते हैं, जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर, डीएमजी को एक साइड पे रख दें, आप कहीं पे भी जाते हैं भाई उधर देखें कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है इन लोगों की यार। ये मत देखें कि यार ये खींचते हैं, ऐसा करते हैं, 17 चीज़ें अच्छी भी तो होंगी, वो तलाश करें। अपनी सोबत में जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, जिनसे दोस्ती है, इमरान हाशमी, जिनके साथ फ्रेंडशिप है या जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनमें खूबी तलाश करें कि यार ये कितना अच्छा आदमी है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी ज़ात से शुरू करेंगे तो भाई अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। जिस बंदे को अपनी प्रोडक्ट में खामी नज़र आती, मेरा ये मानना है कि वो बंदा अपनी ज़ात के अंदर भी खूबी तलाश नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, और कितनी चीज़ें हैं, मतलब जो भी उसके चीज़ पास है, कपड़ों में, जूतों में, ठीक है, दाढ़ी में, सर के बालों में, पर्सनैलिटी में। ठीक है, और ये मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय हल तलाश करें ना, हल तलाश करनी है। मैं ज़रा इसको क्विकली आगे करूँगा। तवक्कुल इख्तियार करें, डर, खौफ, उम्मीद, बीम और हकीकत में तवाज़न रखें, यानी रियलिटी बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए ना। और अपने दिन का आगाज़ दुआ से करें, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है एक ना, दुआ जो है। और उन लोगों की सोबत इख्तियार करें जो मस्बत सोच रखते हैं। होता क्या है कि जी मैं एक दफ़ा लाहौर में था, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं उनके दफ्तर में हम बैठे हुए थे और अब्दुल्ला मेरे साथ था। तो उनके जो दफ्तर है उसके बाहर ना उन्होंने एक ऐसे सिटिंग प्लेस बनाई हुई है बड़ी अच्छी, और वहाँ पे सोफ़े पड़े हुए हैं, टेबल है, निम्को पड़ी होती है, ठंडा पानी पड़ा होता है जनाब, चाय शाय, भाई जो आए वो, मतलब वो अच्छे मेहमान नवाज आदमी है। तो मैं और अब्दुल्ला साहब जो है ना जी उनसे मिलने गए ना, तो वहाँ हमने देखा कि एक जम्मे गफ़ीर लड़कों का बैठा हुआ है ना, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है 12-14 कंपनीज़ की। तो वो लोग बैठे हुए थे, निम्को चल रही है, केक रस चल रहे हैं, चाय चल रही है। तो जब हम उधर से निकले तो वो सारे लोग ये चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये क्यों इधर बैठे हैं? उन्होंने कहा जी कि सर ये
जितने लड़के हैं ना, इनका मानना ये है, और उन दिनों इंडस्ट्री के हालात ठीक नहीं थे, रेट जो है वो 60-65 रुपये पे था। तो वो कहते हैं जी ये बैठे हैं, कहते हैं किधर दवाई सेल करें, ये बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि यार तुम क्यों नहीं, तुम भी इनके साथ बैठ जाओ जाके, हालात जो ठीक, तुम कोई वखरे आदमी हो, ठीक है। तो इनसे कहा कि सर मैं इसलिए उनसे अवॉइड करता हूँ कि अगर मैं एक कप बैठ के 10 मिनट के लिए चाय पी ली ना, तो मेरे अगले 10 दिन ख़राब जाएंगे। तो मैं नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठता। ये जितने लोग हैं ये मुझे यही कहेंगे यार छाट अब्दुल्ला कितने जा रहे हैं। मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस, बुरे वाला में हम थे, शदीद गर्मी के दिन हम डॉक्टर नवीद साहब से मिलने गए। उससे मुझे देखते ही मुझे कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब, उनका स्टाइल है खींच के कहते हैं सर तुसी किधर, इस्लामाबाद तो तुसी आए हो, घर बवो तुसी, गर्मी च धक्के खान डे हो, इत्थे हालात है कोई नहीं। ये उसने लिटरली उससे मुझे कहा, पता नहीं आप साथ थे, कौन था, मैं शिकंजवी पियो और जनाब तुसी आप किधर बुरे वाला आ गए, ये उससे मुझे कहा। तो मैंने उसको कहा सर जब सारे लोग बैठते हैं ना जी, फिर उस वक्त हम निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग हार मान चुके थे और हम हार नहीं मानते, हम नेगेटिव लोग नहीं हैं। आप मुझे जो मर्जी कहें, मैं अपना टूर पूरा करूँ। और हमें पता है कि जब भी हमने इस किस्म के हालात में एफर्ट किए, क्यों जी हमें सब, हमें रिजल्ट आया, तो लोग जो है वो तो मायूस करते हैं भाई, वो कहते हैं छोड़ो यार किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कई ऐसी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। तो भाई नेगेटिव लोगों से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, उनको अवॉइड करें। अवॉइड करने का ये कतन मकसद नहीं है कि सलाम दुआ ना करें, सलाम दुआ करें, लेकिन उनको उतनी उनकी बात को अहमियत ना दें। जो बंदा हर वक्त रोना रोता रहेगा, अच्छा आप कैसे पहचान सकते हैं, जो बंदा अपनी कंपनी की बुराई करे उससे बच जाएं, जो बंदा मार्केट की बुराई करे उससे बच जाएं, जो बंदा जनाब प्रोडक्ट महंगे होने की बात करे उससे बच जाएं, ठीक है, जो बंदा अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बुराई करे उससे बच जाएं, ठीक है। यानी कोई जो बंदा बुराई कर रहा है ना जी, किसी की भी बैठ के कोई बात कर रहा है, मत जाए उसके पास, क्योंकि उसने ठान लिया कि मैंने खामी ही तलाश करनी है, खूबी नहीं। आप उससे पूछेंगे अच्छा यार कोई एक गल तो चंगी, नहीं चंगी कोई नहीं गल, ये रियलिटी है। सर इसमें एक मेरे साथ एक वाकया गुजरा है सर। मैं था सक्कर में ना, एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास था, तो उसने कहा यार आजकल हालात है नहीं, वहाँ सारे लड़के बैठे हुए ना, हालात अच्छे हैं नहीं, क्या रिजल्ट कैसे मिलेगा, दवाई बिक नहीं रही। तो बंदे बैठे हुए, मैं बैठा हो, मैंने कहा जी मैं तो गया, मुझे ऑर्डर भी मिले हैं, रिकवरीज भी मिली हैं, हमने काम किया है। तो क्योंकि सिंधी ज़ुबान हमसे इतनी नहीं आसना, उसने रियाज मंगी क्यों कहा कि यार अपने बॉस को समझाओ, ये तो खुद तो कर रहा है, हमें फंसवाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूटर खुद जलील होने इधर आया तो हमें भी जलील करेगा ये। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, खूबियाँ तलाश करनी पड़ती हैं, इसके लिए मशक करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप में से हर बंदा मुझसे ये आज वादा करे कि वो आज रात सोने से पहले एक पेपर के ऊपर कम से कम अपनी 10 क्वालिटीज़ को लिखे। कौन कौन लिखेगा, ठीक है। और वो कल हम सुबह सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ दोस्तों से उसकी वो भी हम रैंडमली चेक भी करेंगे, हर बंदा इंक्लूडिंग मी। कम कर लें, 5 कर लें, चले 5 कर लें। अच्छा सर मैं जी शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। जी बात है कि हर नए दौर में नयापन जरूरी है, ये आपको मायूसी से दूर रखता है। सही कह रहे हैं। मैंने सीखा इससे है कि मैंने अपने ना पुराने फार्मर्स और नए फार्मर्स देखे अभी जी। प्रैक्टिकल मैंने देखा कि कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जो नए फार्मर थे ना, जो यंग फार्मर थे, जो नए आए हुए थे, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का मतलब मैंने लिया कि जब भी मतलब रेट्स या कोई इस तरह का मामला आता है ना, जब मायूसी वाली बात होती है, तो मैं जब नए फार्मर से जाके मिलता हूँ ना, तो वो ना उस तरह फील नहीं कराता कि यार मार गए लौट गए, वो कोई ना कोई मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन। तो जब भी मतलब ये मैं दोस्तों ने भी कहना चाहूँगा, जब भी कोई रेट वगैरह इस तरह का सब आए, आप कोशिश करें कि अपने एरिया से नए फार्मर, नहीं पुराने के पास भी आप जा सकते हैं। मैं एक और बात याद आ गई कि वो मैं और अब्दुल रऊफ साहब जो है ना जी, एक दिन निकले पिंडी से और हम उधर गए, रुकन आए ना, एक जगह है मंडी बाउद्दीन, तो वो हमने फार्मर से मिलना था, उसके 25-30 शेड थे। अब उधर हम पहुंच गए तो अस्सलाम वालेकुम वाले बैठे हुए थे थोड़ी देर, तो
अब्दुल रऊफ की कमबख्ती शामत, उसने कहा सुनाओ सर हालात किस तरह ने। लो जी, फिर तो 2.5 घंटे जो है ना उसने हालात हमें सुनाए। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं उसकी तरफ देखूँ बेबसी से, वो मेरी तरफ देखे कि सर मैं हम बात बदल, नहीं वो तुसी देखो ना यार। उसने 2.5 घंटे हमारी बारी नहीं आने दी। चाय का एक कप पिया जनाब, सलाम लिया, बगैर प्रोडक्ट की बात किए, गाड़ी खींची सीधा पिंडी। मैं क्या तू अजीब आदमी यार, तू खेड़ी लोड़, तू जा ये मत कहीं जाके सर सुनाओ हालात, रेट किस तरह रहेगा। ये उस बंदे को ना कहें जिससे रिकवरी लेनी है उसको ना कहीं जाके मत करें बात रेट की। आपका कंसर्न, आपका रेट के ऊपर क्या कंट्रोल है मेरा कोई कंट्रोल ही आपका, मत पूछे। तो वो 2.5 घंटे उसने हमारी बारी नहीं आने दी। और वो मैंने कहा यार ये ना, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताना है, किसी के पास भी जाएं मत पूछे सर हालात किस तरह, या ना अपनी राय का इजहार करें। वो तो पूछे सुनाओ रेट ठीक होएगा कि नहीं होएगा, मत उसको कहें कि भाई ठीक है। बात को करने का तरीका होता है ना, उस पर भी इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंटेशंस हैं कि क्या बात करनी होती है ना। तो ये मत कहें, ठीक है, ये मत कहें सर टॉक्सन आंदा है कि नहीं आंदा। फिर वो कहेगा मैं तो सारे एडिटिव कर देते ने, रेट पूरा ही नहीं पैंदा, पर बैक कॉस्ट पूरी नहीं होती हमारी। किधर टॉक्सन की बातें करते हैं आप, ठीक है। निकलने का रास्ता ढूंढें जनाब। और हाँ देखिए, जब आप खूबियाँ तलाश करते हैं ना तो इंसान में तकब्बुर भी आ जाता है कि मैं जो हूँ वो बड़ा फन खान हूँ, मैं जो हूँ मैंने इतनी सेल्स कर दी हैं, मैं जो हूँ मैं इतना अच्छा स्पीकर हूँ, मेरे आगे डॉक्टर बात नहीं कर सकते, तो तकब्बुर भी आ जाता है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है। यानी कहने का मकसद ये है कि खूबी तो तलाश करें लेकिन म्याना रवि के साथ। वो खूबी आपको तकब्बुर में मुब्तला ना कर दे, ठीक है। वो खूबी आपको तकब्बुर, जो खूबी तकब्बुर में मुब्तला करेगी ना तो वो दुरुस्त बात नहीं है, ठीक है। खूबी तलाश करें फॉर पॉजिटिविटी, तकब्बुर के लिए नहीं। अपना फेलियर खुद प्लान ना करें। जिस शाख पे बैठे हैं उसी को आरी से काटना शुरू कर दें, ये मत करें। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस फार्मर के साथ, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं उसको ये आरी से काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आप अपना फेलियर खुद प्लान कर रहे हैं। और आगे आने वाली प्रेजेंटेशंस के ऊपर चूंकि डे प्लान और इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो पुअर प्लानिंग लीड्स टू पुअर रिजल्ट्स। अगर आप प्लान पुअर करेंगे, अच्छा प्लान नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी पुअर आएंगे। हाँ, ये एक पंजाबी की है, हमारे यहाँ इधर कुछ दोस्त बैठे हैं जिनको पंजाबी शायद ना समझ, मैं थोड़ा उसको बता देता हूँ। ये बाबा बुल्ले शाह की एक ना वो पंजाबी की एक पोएम है, पढ़ पढ़ आलम फाजुल होया, कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, एवें रोज़ शैतान नाल लड़दा है, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। कहने का मकसद ये है कि जो आसमानी उड़दियाँ कहते हैं, जो चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं ना जी, वो बाबा बुल्ले शाह अपने आप को कह रहे तुम उसको तो हाथ डालने की कोशिश करते हो, जो तुम्हारे घर के अंदर जो चीज़ें तुम उनको नहीं पकड़ते भाई, जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में उसको नहीं करते। शैतान से तो आप लड़ रहे हो बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को भी कभी समझाया, ठीक है। तो जो जेड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़े ही नहीं, जो चीज़ आपके अपने पास मौजूद है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, आप उसको नहीं पकड़ रहे। आप कह रहे मैं वो भी बन जाऊँ, मैं वो भी बन जाऊँ, मैं जनाब अमेरिका चला जाऊँ, मैं उधर प्रेसिडेंट लग जाऊँ जाके, ठीक है भाई। तो जो अपना गांव है उसके अंदर आपको कोई खूबी नहीं नजर आती, जो आपके अपने पास चीज़ें हैं वो उसको नहीं देखते आप, ठीक है। जो चीज़ आपके हाथ में है उसके ऊपर काम करें, जो आपके पास है उसमें खूबियां तलाश करें। सिंपल सा मैसेज है, जो चीज़ आपके पास है, ठीक है। ये मत कहें कि यार मेरे पास मेहरान गाड़ी है, गर्मी आ रही है, एसी नहीं है। कितने लोग हैं भाई जिनके पास ये भी नहीं है। कितने लोग हैं जो बाइक्स पे काम करते हैं, जो हाईएस्टों पे काम करते हैं। किस किसने हाईएस्ट पे सफ़र किया है, काम किया है काम के सिलसिले में, ठीक है। और कभी उसके पीछे जो डंडा होता है लटक के जाने का इत्तेफाक हुआ है, ठीक है। छत पे बैठ, तो ट्राली पे बैठ, ट्रकों पे बैठ के, ठीक है। तो अगर यार अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, शुक्रिया अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास, मैं इस काबिल भी नहीं था जो आपने मुझे दिया है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है
पॉजिटिव थिंकिंग जो है, अगर आप मुस्बत सोच रखते हैं इशफाक, तो इससे आपकी जो एनर्जी लेवल है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी 30% इसमें इजाफा हो जाता है सिर्फ मुस्बत सोच से। अगर आज आप मुस्बत सोचना शुरू कर दें तो आप, और ये जो बात है ये रिसर्च प्रूवन बात है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, क्या आ गया आपकी एनर्जी लेवल बेहतर होता है, आप डाउन नहीं होते। आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी का क्या मतलब होगा जी? तख्लीकी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी, आपकी पैदावारियत, यानी आप जो डेली काम कर रहे हैं उसमें 30% इजाफा हो जाता है सिर्फ मुस्बत सोचने से। हाँ, यस, ठीक है। इसलिए मुस्बत सोच को भाई अपनाना है, नेगेटिविटी से बचना है, बहुत ज्यादा बचना है। कौन लोग हैं जी जो बच सकते हैं? जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, ईमानदारी, नेक नीति और मुस्बत सोच के साथ अमल पैरा रहते हैं, काम को फोकियत देते हैं, तरक्की के मौके तलाश करते हैं, काम में अल्लाह से मदद मांगते हैं, दी गई रहनुमाई को मनोअन तस्लीम भी करते हैं, उस पर अमल पैरा भी होते हैं, और सीनियर की तरफ से दिए गए एक्शन प्लान की तकमील में कोई कसर उठा नहीं रखते। अच्छा, जब हम फंसते हैं या हमें रिश्ता नज़र नहीं आता तो हम अपने सीनियर से, या हमारा सीनियर हमें कॉल करता है और वो कहता है यार आओ बैठो तो सही, बात करते हैं, क्या बात है। तो 90% केसेस के अंदर शाजिल भाई मैंने देखा है कि सिर्फ ज़्यादातर वो लोग मसले से नहीं निकल पाते जो इन आखिरी 1-2 लाइनों के ऊपर अमल नहीं करते। आपको एक एक्शन प्लान दिया गया है, उस पर अमल दरामद नहीं होता सदाम साहब, तो वो बंदा उधर ही फंसा रहता है। जब उसके ऊपर एक्शन प्लान के ऊपर अमल होता है तो रास्ता निकल आता है। कौन कौन इस बात को मानता है? तो दोस्तों, अगर आपका सीनियर आपको कोई एक्शन प्लान दे और उस एक्शन प्लान देने का मकसद क्या है? आपकी मदद करना है ना, वरना वो सिंपली कह सकता है भाई टारगेट करके लो, मैं क्या करूं, आप फंस गए हो। तो वो आपको कहेगा इसका प्रोडक्ट नॉलेज तैयार करो, पोस्टर लगाओ, फलाने को मिलो, ऐसे करो वैसे करो, इधर ना जाओ इधर जाओ, ये प्लान ही है ना। तो फिर हम उसके ऊपर तो हमें अमल दरामद करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। तो कौन कौन अमल दरामद करता है जी? जो नहीं करते उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीनियर के दिए हुए प्लान पे अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी टारगेट्स को, अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, हर किस्म के हालात में काम करने का सुनहरी तरीका, उसके चंद पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम कि हर काम के अंदर हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं है, अल्लाह से मदद मांगें सबसे पहले। उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स हैं वो सारे मुकम्मल पढ़ें, समझें और क्वेश्चंस पूछें। जो बंदा ये फील करता है ना जी कि मेरी सेल्स नहीं हो रही, पहली 2 टिप्स के अंदर ये कि अल्लाह से पहले तो मदद मांगे, अल्लाह जी मुझे आप कामयाबी दें। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स पढ़े, मुकम्मल क्वेश्चन पूछे, सीनियर मैनेजर ने जो काम दिया उसको पूरा करें, रिपोर्टिंग जो हम ले रहे हैं आपसे उसको बोझ ना समझें। यार ये रोज़ाना मैसेज मांगते हैं, क्या है, ठीक है, उसको बोझ ना समझें। नए कस्टमर को ऐड करें, हाँ, बिजनेस अप्रोच के साथ टूर करें। बिजनेस अप्रोच ये होती है कि एक सब्जी वाला अपनी रेडी के ऊपर ताज़ा सब्जियां लेके गांव में सब्जियां बेचने के लिए निकला है। अब अगर उसकी सब्जी 24 घंटे ना बिके और 24 घंटे बाद वो वही सब्जी लेके बेचने के लिए जाए तो क्या वो बिकेगी? बासी हो जाएगी। उसको अपनी रेडी खाली करनी है शाम से पहले। ये कहलाती है बिजनेस अप्रोच कि मैं जा रहा हूं, मैं कुछ बेच के आऊंगा, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। ये कहलाती है बिजनेस अप्रोच, ठीक है। ये नहीं है कि जनाब 2 लीटर सीना टीएस देने, जनाब पहले आप जो है ना जी वो शोरकोट जाएं, फिर 1 लीटर उधर से वापस लेके आएँ, फिर 1 लीटर के पैसे लेने जाएं, ठीक है। और ये बिजनेस अप्रोच नहीं है। क्यों भी मुझे गाड़ी दी हुई है कंपनी ने तो मैं जो मर्जी करूं, ये बिजनेस अप्रोच नहीं है भाई। जिस तरफ भी निकले अब्दुल्ला जाहिद ये सोच के जाएंगे ये भाईजान कुछ बेच के आना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आज कुछ कहना चाह रहे? और कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट्स को बतौर हाल तजवीज़ करें। होता क्या है कि ये बहुत सारी किस्से कहानियाँ इसमें हम सुना सकते हैं, टाइम इतना नहीं है, कि कस्टमर को नीड ही नहीं है, आप चले गए हैं उसके पास
और आपने कहा कि सर मैंने FHP पे बात करनी है, ओके, उसका चूज़ा है जी आज 7 दिन का, वो FHP पे बात सुनेगा आपकी, फार्म हाइजीन प्रोटोकॉल पे, ठीक है? वो कहेगा यार अभी तो 35 दिन पड़े हैं, शेड धुलेगा, आप उस वक्त आइएगा, ये उसको ज़रूरत नहीं है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अगली प्रेजेंटेशंस के अंदर बातें हैं काफ़ी सारी ना। हाँ जी, एरिया की प्लानिंग करें और डॉक्टर की पर्ची हासिल करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर जो फार्म लेवल के लोग हैं सारे के सारे। भाई अगर आप एरिया की प्लानिंग नहीं करते हो, इस एरिया में मौजूद डॉक्टर्स आपकी प्रेस्क्रिप्शन नहीं करते, तो आप ये सोचें और उसके ऊपर जो है कोई ना कोई प्लान करें, पर्ची हासिल करने की कोशिश करें। और कुछ दोस्त, हम इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के लोग हमें कहते हैं जी कि हम डॉक्टरों पे काम नहीं करते, यकीन करें। और मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ, यार आप डॉक्टर, सर डॉक्टर जो है वो जो है ना वो सुनते नहीं हैं, वो करते नहीं हैं, डायरेक्ट फार्मर पे चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि भाई फार्मर से ठीक है, आपके फार्मर के साथ रिलेशन होने चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर की पर्ची लिखी हुई है उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करता है? तो डॉक्टर्स पर काम ना करना जो है ना जी, मैं इसको गुनाह कबीरा समझता हूं। गुनाह कबीरा की क्या डेफिनेशन है? वो काम जो बगैर तौबा के जिसकी माफी नहीं है, वो गुनाह कबीरा है, ठीक है? तौबा पक्की ठकी सच्ची। तो भाई डॉक्टर्स के ऊपर काम करें। फिर यार अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है एरिया से, तो हम हेड ऑफिस को लाजमी बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हमें इधर ये फेस करना पड़ रहा है, ठीक है? तो आप हमारी हेल्प करें। इस किस्म के मामला अगर हमारे साथ आप डिस्कस करेंगे तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं और आते भी हैं, ठीक है? किसी को सैंपल चाहिए है, किसी को ऑब्लिगेशन चाहिए है, किसी को प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही, ठीक है? कहीं पे कंप्लेन है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि जी टूर प्रोवाइड टूर करते हैं कि अच्छा जी आज जनाब सोमवार है, आज सारे डॉक्टर इधर ही मिलते हैं, बस इन्हीं को मिलना है। आज जुम्मा है जी, डॉक्टर्स को मिलना है। आज हफ्ता है जी, आज जनाब बस रहीम यार खान में ही रहना है, ठीक है? ये टूर प्रोवाइड टूर है, ठीक है? इसको ना आप फॉलो करें। जिन इलाकों से ज़्यादा सेल्स हो रही हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। अब टूर प्लान हम कैसे बनाते हैं, इसकी मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। एक टिपिकल एग्जांपल ये है कि अगर एक एरिया से, बात सुनने वाली है, एक एरिया से आपको अपनी सेकेंडरी सेल्स का 20% हासिल हो रहा है, ठीक है? और उधर आप 50% टाइम दे रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, एक एरिया से आपको सेल्स का 20% हासिल हो रहा है, टोटल सेल्स का, और टोटल टाइम आप दे रहे हैं 50%। ये सूरत ठीक है? कौन कह रहा है जी ये नहीं ठीक? हाथ खड़ा करें। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, मैं ये मतलब लूंगा कि वो इस बात को ठीक समझते हैं। पुअर है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि सर सेल है, मतलब कि 20% आ रही है, टाइम हम 50% लगा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो जिस एरिया से ज़्यादा सेल आ रही है उस एरिया में ज़्यादा टाइम दें। तो क्या हो सकता है वहाँ उस एरिया में पोटेंशियल हो, मैं इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ? सर जहाँ पे सेल ज़्यादा हमें मिल रही है तो वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम लगा के और से यस। देखिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी अगर 100 पे चल रही है ना, तो उसको 120 पे ले जाना आसान है। लेकिन अगर एक गाड़ी 0 पे है तो उसको 120 पे ले जाना मतलब थोड़ा इट विल टेक टाइम। सर हमें यही फायदा होता है ना जी। जब वो सामने रखकर टूर प्लान बनाते हैं ना, तो फिर हमें ये आइडिया हो जाता है कि यार इस एरिया को मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, इधर से सेल बेहतर आ रही है, इधर थोड़ा ज़्यादा टाइम। हाँ, और अगर सीनियर आपको कह रहा है कि यार इस एरिया में भी ना जाएं, तो आप रुक जाएं, ठीक है? टूर प्लान को चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। और कोशिश करके लोगों से मुलाकात की जाए। आप देखते हैं जी कि आप सीनियर ने कोई टास्क दिया कि भैया आपने जो है ना जी अलीपुर चट्ठे जाना है और उधर जाके फलां फार्मर से मिल के आना है। आपने गाड़ी खींची गुजरांवाले से, आप अलीपुर चट्ठे गए, उधर पहुंचे, फार्म के दरवाजे पे नॉक किया, उन्होंने कहा जी चौधरी साहब तो इतने कोई नहीं है गए। आपने गाड़ी खींची वापस, शाम को बॉस ने कॉल की कि हाँ भी आप गए थे? जी मैं गया था। फिर वो मिले नहीं। आपको लगता है इस
पूरी जो मैंने स्टोरी बयान की इसमें कहीं एफर्ट नज़र आती है सिवाय गाड़ी जाने पे और आने पे? और अक्सर औकात यही होता है। तो मैं गया था जी, वो कहते हैं जी चौधरी साहब नहीं मिलते, डॉक्टर ਨੂੰ मिलो वो ही करेगा जो कुछ करेगा, वो नहीं मिलते। तो क्या यार आपने वहाँ पे कोई ब्रोशर्स का सेट छोड़ा है? क्या आपने कार्ड दिया है? क्या सुपरवाइज़र का नंबर लिया है? क्या उधर खड़े होके आपने उधर खड़े होके कॉल नहीं करनी चाहिए थी कि सर हो सकता है आप अपने बॉस को कॉल करते तो वो कहता है कि अच्छा मेरी सुपरवाइजर से बात करवाओ, मैं खुद इससे बात करता हूँ, या मैं खुद जौहरी को कॉल करता हूँ, हो सकता है अंदर बैठा हो तुम्हें मिल ले। लेकिन हम उस पे जाने की बजाय हम वापस 60-70 किलोमीटर गाड़ी चला के आना आसान समझते हैं। तो मैं ना आपका तजर्बा शेयर करता हूँ, पिछले ही हफ्ते हुए मेरे साथ जी। एक डेरे पे गया तो वो ना उसका महीने का एक दिन रखा हुआ ना, 14 दिन मिला कि महीने में ना एक दिन मिलना। तो अब बगैर बताया ना मैंने यार 4 बजे से ना फार्म पे आना। उसके गेट के अंदर मैं दाखिल हुआ तो ना वो बैठा पापा है कि ना वो साफ कर रहा अपना उजाड़ना कुछ रात के, और कहते यार मियाँ साहब तो बैठे यार। मैं क्या मेरी गल होगी आ रहे हैं, तो मैं ना अंदर चला गया तो वो वाकई सच्चा था, मियाँ साहब बैठे थे, मियाँ साहब सो रहे थे। वो आके तो शाह साहब के उधर बैठे, मैं क्या तू भी ऐसे कहते यार ऊपर मिलते थे और ऐसा आप यकीन करें कि उससे मैंने 4 बैग को उसको ऑर्डर दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। और मैं प्लान करके गया ये डॉक्टर साहब हुआ उधर ना उनके एक उधर मुझे मिले ना पिछले महीने, कहते तो होगी था बैठा, मैं तो न्यूट्री प्लस का ऑर्डर लेना, कहते यार ये गल नहीं सुनना, मैं कहा मैं तो ऑर्डर लेना। आपने पूछा सक्सेस का सबसे बड़ा अपना क्या रहा था, मेरे नजर में टीट होना। ये टीट इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं जदीद जुबान के अंदर, जदीद जो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। मैंने लगाई तो मैं तो ऑर्डर लेना, मैं लेके हटाऊंगा। तो कोशिश तो करनी पड़ती है, ठीक है, कोशिश करना ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिंग करें, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म के लिए खून है, ठीक है। खून नहीं होगा तो बॉडी काम नहीं करेगी। ये सेल्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग इतनी अहम है और ये मुसलसल अमल है, होता रहता है। फिर भाईजान अगर आपको अपने ऊपर, अपनी कंपनी पर, अपनी प्रोडक्ट पर यकीन नहीं है ना, तो मेरा आज ही ये मशवरा है कि आप कोई और काम कर लें। आप बर्गर शॉप खोल लें, कॉफ़ी शॉप खोल लें, ये काम ना करें, सेल्स में ना आए। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, प्रोडक्ट के ऊपर डाउट्स हैं, कंपनी के ऊपर डाउट्स हैं, ठीक है। मैं इंटरव्यूज हम चूँकि बहुत करते हैं, तो मुझे जब लोग कहते हैं ना कि वो कंपनी ने ऐसे किया, मैं चाहे यार वो हमारी कंपटीटर कंपनी, मुझे आग लग जाती है कि यार मतलब कोई कंपनी इसलिए थोड़ी बनी है कि वो लोगों को धोखा देगी। इतना जमघटा हमने क्यों इकट्ठा किया? हमने ये सारे लोग किसी को धोखा देने के लिए हायर किए हुए नहीं, ठीक है, काम करने के लिए हायर किए हैं ना। हर रोज अपना मुहासबा जरूर करें कि भैया आज का दिन कैसा गुजरा है, आज कुछ अचीव हुआ है तारिक जवेद साहब के नहीं। मुझे आज तक हमारे एक एक्स एम्प्लॉय थे, उनकी बात याद है। उनकी मुझे कॉल आई 14 अगस्त को शाम को कुछ 7 बजे के करीब, छुट्टी का दिन था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सच्ची बताऊं उसको। मैं कहा ये 7 बजे यार, ये छुट्टी का दिन, क्या मुसीबत है इसको, क्यों ये कॉल कर रहा है सुबह शाम 7 बजे, 14 अगस्त का दिन हो, आप बच्चों के साथ जनाब किसी जगह बैठे डिनर कर रहे हो, ठीक है, हाँ इस्लामाबाद में, और आपको कॉल आ जाए तौसीफ अशरफ की तो आप सोचते 14 अगस्त उसने मुझे कॉल की। मैंने कहा खैरियत हो? उसने कहा सर बस एक बात शेयर करनी थी। मैं जी बताएं। उसने कहा सर बात ये है कि कल जो मेरा सारा दिन गुजरा ना, मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला। कल जो 13 अगस्त का दिन गुजरा, मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला और मैं बहुत परेशान था। आज 14 अगस्त को अभी मैं 70,000 रुपये का ऑर्डर डिलीवर करके आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको बताऊँ। तो मैं उसके जज्बे से परेशान हो गया। मैं कहा यार ये बंदा है क्या है ये भाई, 14 अगस्त का दिन है, तू भी पाकिस्तानी झंडा फड़ते जनाब, कुछ सेल्फी खींच, और मुझे कह रहा, और ये बात आज से कोई 5-7 साल 4 साल पहले की बात है। तो मैं बहुत उससे हैरान हुआ कि यार ये पागल आदमी है, ठीक है। उसने कहा कि सर मैं नहीं बैठा ना। मैंने कहा आज मैं ऑर्डर जब तक मुझे मिलेगा नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा। उसके जज्बे की वजह से कंपनी के साथ पार्टनरशिप था। यस उसकी बड़ी बॉन्डिंग थी, ठीक है। गलतियों से सीखें, ठीक है।
आधे अधूरे दिल से कोई काम ना करें, पूरी लगन से काम को। आधा अधूरा दिल क्या है? मीटिंग में बैठे हैं इधर यार, ठीक है, या कहीं हाकिमा साहब ने कह दिया जी उधर चले जाइएगा, यार मैं जाता हूँ, बंदा बदतमीज़ है, मैं उधर भेज देते। आधे अधूरे दिल से कोई काम ना करें भाई, पूरे दिल से काम करें। प्रोडक्ट पढ़ी है, हाँ जी वो पढ़ी तो थी सर वो, लेकिन ना पूरी नहीं पढ़ सका, वजह बस सर वो टाइम नहीं मिला। ये आधा अधूरा दिल है। इससे ये पता लगता है कि यार आप जो है फलान डॉक्टर से मेरे सर मैंने कॉल तो की थी, उसने कॉल नहीं पिक की, ठीक है, इससे ये चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। आधे अधूरे दिल से कोई काम नहीं करना, पूरे लगन से काम करना है भाई। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा क्विकली। ये एक सड़क है, रावलपिंडी का एरिया है और उसके गिरदोनवा में मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। उसमें चकवाल है, फतेह जंग है। तो होता क्या है कि आम तौर पर बंदा पिंडी से निकला और चकवाल पहुंचा, उसने यहाँ पर जो फार्म्स हैं उनके ऊपर काम किया ना, इधर इन फार्म्स के ऊपर, लेकिन ये जो इस साइड पे फार्म्स है उधर वो नहीं जाता। और ये अक्सर जो हमारे पिंडी के लोग हैं वो इसे ऐसे ही करते हैं, इधर गए जनाब और फिर मोटरवे पकड़ी और वापस। सुफियान ठीक है। अच्छा फिर ये वाली पट्टी भी खाली है। तो होना क्या चाहिए कि भाई ये फार्म्स इधर भी तो पड़े हैं ना, इधर भी तो बने हुए हैं, इधर क्यों नहीं कोई बंदा जाता? तो हमें किसी जगह को छोड़ना नहीं है। ये वाली चीजें भी अहम है, ये भी अहम है, ठीक है। तो हमें ये भी, ये मुहासबे की एक शक्ल है, ये एक मुहासबे की शक्ल है कि यार इन लोगों को कौन पैगाम पहुंचाएगा। तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना कि पूरी इंसानियत की फलाह की जिम्मेदारी हमारी है। कितनी बड़ी बात है, पूरी इंसानियत यार। इंसानियत ये नहीं कि जो लोग आज जिंदा हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो कहते हैं उन तक पैगाम पहुंचे। छोटा सा मिशन नहीं है। तो हम अपने एरिया के फार्म्स को स्किप कर जाते हैं। जिन कस्टमर को नहीं मिला जा रहा है इनके बारे में प्लानिंग की जाए कि इनको कैसे मिला जाए। कईयों के बारे में होता है जी कि वो नहीं मिलते, वो सुबह 8 बजे मिलते हैं। कौन उन जनाब वो मास्टर अकरम मिलन जाए 8 बजे हैं? उनको मिलने के लिए घर से कितने 6 बजे निकलना पड़ेगा, और 6 बजे निकलने के लिए 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठने के लिए रात 9 बजे सोना पड़ेगा, रात 9 बजे सोने के लिए घर जो है ना शाम को 4-5 बजे आना पड़ेगा, खाना भी जल्दी खाना। कौन इतना ठंडो पड़े, मैं नहीं जानता। हाँ ये रियलिटी है। जिनसे नहीं मिला जा रहा उनके बारे में हम नहीं सोचते यार ये कैसे मिलेगा, ठीक है। अच्छा फिर हम ये भी नहीं देखते कि यार जिन प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे अब नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो भाई उनसे मिलना है नहीं मिलना। आप में से कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट का रिजल्ट कस्टमर से पूछते हैं? भाई ये लाजमी फॉलोअप लाजमी लेना चाहिए, ठीक है। और अगर वो नहीं यूज कर रहा तो उससे दोबारा मिलना चाहिए। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट इकट्ठे करना बाकायदा, हम शुरू के अंदर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को कंपाइल करते थे, याद है किसी को? शुरू में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को इकट्ठा करते थे। एंटी गंबो के रिजल्ट, C12 के, CNRTS के रिजल्ट्स इकट्ठे करते थे हम। ये इतनी पावरफुल चीज है जनाब। मैं आपको ये कहता हूं जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उनके 5-5 रिजल्ट्स इकट्ठे करके अपने बैग में रख लें। जिस कस्टमर को मिलने जाएं उसको दिखाएं, वो आपसे प्रोडक्ट ना ले, जो कीमत आप उसको ऑफर करें ना ले, तो मैं आपका मुजरम हूं। आप रिजल्ट्स इकट्ठे करके देखें तो सही। इकट्ठे करने का फिर एक फॉर्मेट है ना, उसके ऊपर इकट्ठे हो, बाकायदा उसका नाम नंबर ये वो सारा कुछ हो, किस कंडीशन में यूज की थी, वो प्रेजेंट करें। क्यों नहीं आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। रेफरेंस आपके फार्मर्स के साथ बात हो तो मार्केट आएगी रिजल्ट के वाले से, मैंने उनको कहा कि ये 2 कस्टमर कहते हैं मैं लाइन पे ले लेता हूँ, तो आप जानते हैं दोनों से पूछे करके कि उन्होंने रिसेंटली इसको यूज़ किया कैसे रिजल्ट मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हम तो एक ऑर्डर आ गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रिजल्ट्स इकट्ठे करने बड़े ज़रूरी हैं भाईजान। ये सिर्फ मुश्किल हालात जो जब होते हैं ना, तो आप रिजल्ट्स इकट्ठे कर लें यार। किसी ने 1 महीना पहले प्रोडक्ट यूज़ की थी, 15 दिन पहले की थी, रिजल्ट कंपाइल कर लें आप, ठीक है। इसमें एक वाक़या है जब आपके साथ हुआ किया था, जी जी पे गए थे, उन्होंने C12 का शुरू Yes. दिया था, जी जी जी, कि मैं इस हिसाब से C12 चला रहा हूँ प्रिवेंटिव यूजेज पे। तो वो मैंने वो एक पेपर, वो पिक्चर जो थी मैंने दूसरे फार्मर्स को दिखाई और मुझे C12 का ऑर्डर और मिला। ठीक है, बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है
कि हम फार्म पे गए, फार्मर ने, हमने उससे पूछा आप C12 इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसने एक पैड खींचा, उसके ऊपर मैं उसका अपने कोई प्रोटोकॉल था कि जी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो उसने हमें इधर तक कहा कि आप जो बंदा नहीं यूज़ करता उसकी मेरे साथ फ़ोन पे बात करवाएं, मैं उसको कन्विंस करूँगा। वो इतना एडवोकेट फार्मर था हमारा। तो ये वो बता रहे हैं कि उससे फिर इनको मज़ीद ऑर्डर्स मिले। बी कॉम्प्लेक्स सी का मैंने ये कराया था फील्ड। जी जी जी, उस पहले सेल मेरी 0 थी, उस एरिया में बी कॉम्प्लेक्स अब 4-5 कस्टमर। वेरी गुड। अब ये ऐसे डेड आइटम्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स सी वाइटामिन ही है ना, इसके मुकाबले में कितने अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर एरिया के, हर एरिया के अंदर एक पोटेंशियल डॉक्टर्स होते हैं कुछ ना, जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं, अच्छा यार मेरा टारगेट है 20 लाख, ये तो मैं मियाँ नसीम साहब से ही पूरा कर लूँगा, क्यों जी, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी डॉक्टर जलील से मिलने की या किसी और से मिलने की। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, मैं क्यों डॉक्टर को मिलूँ यार। भाईजान पोटेंशियल डॉक्टरों को कोशिश करके मिले, जिनकी पर्ची है उनको लाजमी मिले। क्यों, आज अगर मियाँ साहब 20 लाख की सेल दे रहे हैं, हो सकता है कि महीने बाद उनकी ये पोजीशन ना हो, वो ना दे सके, चूजा ना डालें, नुकसान हो जाए। पोटेंशियल डॉक्टरों को कोशिश करके मिले। लिटरली स्पीकिंग, हम गुजरांवाला में जो पोटेंशियल डॉक्टर्स थे, हम उनको मतलब सदाम साहब की इस बात की दाद देनी पड़ती, ये इन्वॉल्व करवाते थे। उधर हेड ऑफिस से मेरे से कॉल करवानी इन्होंने, लाजमी मिलना है सर, नहीं जाना, मिले बगैर नहीं जाना, जो पोटेंशियल डॉक्टर्स हैं। ठीक है जी। फिर जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस का वॉल्यूम कम है, यार ये चल नहीं रहा, क्या रीज़न है, तो जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा फिर। नहीं सर, सेल तो नहीं खत्म होगा। कौन कौन बोर हो रहा है यार? उनको ही नहीं हाथ खड़ा करेगा, बोर तो नहीं हो रहे। तो जिन प्रोडक्ट्स की सेल कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, उसकी फरोख्त कम है, उन प्रोडक्ट्स पर काम करने की प्लानिंग करना, ठीक है। लाइक जैसे बी कॉम्प्लेक्स सी की बात हो रही है या किसी और प्रोडक्ट की बात हो रही है। अच्छा जी, सबसे अहम बात जो सबसे आखिर पे लिखी है, लेकिन इसको सबसे पहले होना चाहिए था, ये बात सबसे पहले होनी चाहिए थी कि आपकी अपनी ज़ात है, आपकी बॉडी, आपकी रूह, आपकी सेहत, आपकी फैमिली, आपका ज़हनी सुकून, आपकी रूहानियत, इसके बारे में, और आपका नॉलेज, इसके बारे में प्लानिंग करना। तो कितने दोस्त हैं जो इन 5-6 चीज़ों के बारे में प्लानिंग करते हैं कि जी मेरी जो सेहत है वो अगले 1 महीने में इससे बेहतर होगी। कौन कौन प्लान करता है? तो सेहत हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। चलें ज़रा क्विकली आगे चलते हैं। यस, वॉचफुल आइज़। वॉचफुल आइज़ क्या होती हैं जी? जो मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखती हैं। ये एक भाईजान है, वो दूरबीन लगाई हुई है, ठीक है। और अगला आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूरंदेशी। हाँ, दूरंदेशी। वॉचफुल आइज़ जो हैं, दे फाउंड नेवर सरप्राइजेस। अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और आपका ध्यान मोबाइल के अंदर हो और यकदम आगे जंप आ जाए तो क्या होगा? सरप्राइज। हाँ, इट वुड बी सरप्राइज, ठीक। वो आसिफ साहब नहीं देंगे, वो लेंगे, आप देंगे। ठीक है, वो सरप्राइज की बात हो रही है, कुछ और ना समझ लेना, ठीक है। तो वॉचफुल आइज फाउंड नेवर सरप्राइजेस। तो भाई आगे के हालात के ऊपर नजर रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये एक पिक्चर देखें, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की पहली पोजीशन है और वो बेचारा रोन रखा हुआ है, रो रहा है ना। एक बच्चा अपनी तीसरी पोजीशन को सेलिब्रेट कर रहा है। अहम ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, अहम ये कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। आप कितना सेलिब्रेट करने की सलाहियत रखते हैं अपनी बातों को, सेलिब्रेट करें अपने आप को। यार ये इसकी आवाज ज्यादा है, अहम ये नहीं है, ठीक है। तो सेलिब्रेट करें।
और सेलिब्रेट ऐसे भी ना करें, सुबह सुबह जनाब जो है ना जी 48 kg फोसोमैक्स का ऑर्डर मिला है, ठीक है, वो आपने डिलीवर किया, उसके बाद जनाब गाड़ी में 5 किलो खरबूजे ला दे, सीधा पिंड। ये भी सेलिब्रेट का ऐसे भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह जब ऑर्डर मिल जाता है ना बंदे को, बोला बस खत्म। क्यों जी डॉक्टर साहब, होता है किसी के साथ, होता है, इंसान है ना, कि सुबह सुबह ऑर्डर आ गया, बस भाई आज का कोटा पूरा, आज और कुछ नहीं करना। क्यों जी, आज और कुछ नहीं करना। इसका वॉल्यूम ज्यादा है। चलें, तो अहम यह है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है जी। यार इसकी अब वो इको आने लग गई है। अगर हालात नॉर्मल नहीं है तो हमारी वर्किंग क्यों नॉर्मल है? अगर हालात नॉर्मल नहीं है तो क्या हमें नॉर्मल वर्किंग करनी चाहिए? फिर जो बंदा आइंदा के बाद ये कहेगा सर हालात नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम उसको कहेंगे फिर आप भी नॉर्मली परफॉर्म मत करें, आपको उससे हट के कुछ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपके सामने ये मैंने 9 डॉट्स बनाए हैं, ठीक है। तो करना ये है, आप ये 9 डॉट्स आपने अपने सामने डायरियों के ऊपर इसी तरीके से जरा बनाएं, और जिनको इसका पता है तो वो काइंडली किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। पहले ये 9 डॉट्स बना लें, फिर मैं बताता हूं करना क्या है। तीन 3 6 और 3 9 डॉट्स। अब करना यह है कि आपने इन सारे डॉट्स को ऐसे मिलाना है कि कलम जो है ना जी उसको उठाना ना पड़े, एक ही लाइन में ये सारे 9 डॉट्स मिल जाएं। मेरी बात समझे? इन 9 डॉट्स को आपने एक लाइन से मिलाना है, और वो लाइन लगाते हुए कलम उठना नहीं चाहिए, कलम उठना नहीं चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे कलम, एक ही उसमें इसको करना है। करें जी जरा। हाँ जी, हाँ, करें जी कोशिश जरा। जिन जिनको पता है वो ना करें, ना बताएं। आपने कर लिया, कलम उठी है? अच्छा चलें। नहीं, ये आपस में ये रह गए ना, ये दोनों तो नहीं मिले। ये सारे आपस में मिलें, यानी सारे जो है ना जी टच हो एक लाइन से, सारे एक लाइन से टच हो। जिस तरह आप बना रहे हैं उस तरह ये पॉसिबल नहीं है। सर मैंने 2 तरह से बना दिया। ये नहीं मिल रहे ना आपस में, ना ये मिल रहे, ये बना चलें। अच्छा चलें, देखें जी, ये 9 डॉट्स हैं, ये लाइन ऐसे गई, इसको थोड़ा बाहर लेके गए। मैंने ये तो नहीं कहा था कि लाइन को बाहर ना लेके जाएं। ये लाइन ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे। अब ये सारे डॉट्स जो एक लाइन, आप ये ट्राई करके देखें, ऐसे जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, कलम की नोक नहीं उठेगी। लेकिन ये डॉट्स को मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको थोड़ा सा चले, ये वो मेरी बात सुन, या एक मिनट मेरी बात सुन, ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ये मैं रियल लाइफ में आपको करके दिखा सकता हूं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी लाइन ऊपर है, इसको नीचे इधर लाया जा सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे, ये इसको कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप थोड़ा सा अपने आप को, जो आपकी सिचुएशन है उससे बाहर निकल के अगर करेंगे। ये अभी मैं वैसे इसको करेक्ट कर सकता हूं, कहें तो मैं कर दूं, या मेरे कहे पे यकीन है? अच्छा चलो, शादल भाई अभी मशकूक नजरों से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 डॉट्स आपस, अच्छा इसमें सोचने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि आपको ऐसा करने के लिए थोड़ा सा अपनी हदों से बाहर जाना पड़ा। तो हर वो बंदा जो मुश्किल काम करना चाहता है और वो चाहता है इसको पाए तक मील तक पहुंचाए, तो उससे थोड़ा सा अपनी हद से बाहर निकल के करना होगा काम। कौन कौन एग्री करता है? इसको कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। टर्न क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। और लास्ट स्लाइड, इसको समझते हैं।
ABC ऑफ सेलिंग क्या है, फरोख्त करने की जो ABC है वो क्या है? अ गुड सेल प्रोफेशनल इज लाइक अ ड्राइवर। हम वैसे तो ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स के लोग, उनके बारे में कहा जाता है दे आर वेरी गुड ड्राइवर, लेकिन अ गुड सेल पर्सन इज लाइक अ ड्राइवर हु स्टीयर्स हिज वे टू डेस्टिनेशन, जो अपनी मंजिल तक अपनी गाड़ी को चला के ले जाता है। ठीक है ना, क्वार्टर स्टार्ट होता है तो हमारी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलने लगती है, कहीं रुक जाती है, कहीं पंचर हो जाती है, कहीं बहुत स्पीड से जाती है। ठीक है, तो ये सारा सेल पर्सन ही उसको ड्राइव कर रहा होता है। फेलियर्स ऑन द अदर हैंड आर लिविंग थ्रू हेल, द स्पिरिट्स आर डेड, दे स्टॉप मेकिंग एन एफर्ट एंड दे वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, दे फील हेल्पलेस। अच्छा, जो लोग, ये सेल पर्सन की एक तरफ बात हुई, वो ड्राइवर है। फेलियर्स ऑन द अदर हैंड, जो लोग नाकाम हो जाते हैं वो क्या है? दे आर लिविंग थ्रू हेल, जहन्नम की जिंदगी गुजार रहे हैं, दोज़ख में है। देयर स्पिरिट्स आर डेड, उनकी रूहें मुर्दा हैं। दे स्टॉप मेकिंग एन एफर्ट, कोशिश तर्क कर देते हैं। एंड दे वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, और वो इस इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह करे कोई जनाब सुबह सुबह उठूं तो जनाब मुझे जो है ना जी मौजा हो जाए, और मुझे जो मुल्क की सबसे बड़ी पोल्ट्री की कंपनी वहाँ से कॉल आए कि डॉक्टर साहब 2000 लीटर का ऑर्डर है, ठीक है वो करवा दें, मेरा टारगेट अगले 6 महीनों का पूरा, मैं आराम से बीवी बच्चों को लूँ हनीमून के लिए मरी। 3 बच्चियों के बाद मतलब नहीं, बच्चियां तो बात मतलब मरी नहीं जा रहा था। नहीं, शेख साहब की मुझे जो है ना वो ठीक नहीं लग रही इनकी नीयत ना, ये कुछ बहके हैं शाजिल भाई। शादी की बात भी कर रहे थे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। नींद नहीं, अच्छा चले। दे फील हेल्पलेस, तो वो है ना जी कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ डिवाइन हेल्प शामिल हो तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, दूसरों के ऊपर नहीं रहना होगा। ये सिर्फ सेल्स के रिलेटेड बात नहीं है, ओवरऑल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सब दोस्तों की समाअतों का बहुत शुक्रिया।